आज के इस गहन चर्चा में स्वागत है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो इंडिया बजट 2026 कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस से जुड़ी है। हाँ, एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज है ये। बिल्कुल। और देखिए, अक्सर लोग बजट को सिर्फ आंकड़ों, टैक्स स्लैब या फिर सरकारी खर्च की एक नीरस सी सूची मान लेते हैं। जो कि बहुत आम बात है। हाँ, लेकिन आज इस चर्चा में हमारा मिशन इन नंबरों को पढ़ना नहीं है। हमें इन नंबरों के पीछे छिपी कहानी को बाहर निकालना है। ये समझना है कि 2026 की ये घोषणाएं देश की अर्थव्यवस्था को आखिर किस दिशा में ले जा रही हैं। एकदम सही। मतलब ये दस्तावेज महज एक बही खाता नहीं है, ये आने वाले कल का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इस बजट का मैं कहूँगा विरोधाभासी लेकिन बेहद संतुलित स्वरूप। विरोधाभासी वो कैसे? देखिए, अगर हम स्रोत के मुख्य बिंदुओं का विश्लेषण करें तो एक तरफ मिट्टी, खेत और गांव की बुनियादी जरूरतों को मजबूत करने की बात हो रही है। सही बात है। और ठीक उसी समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की गूंज भी साफ सुनाई देती है। हाँ, ये तो है। तो ये केवल एक वर्ष के खर्च का प्रबंधन नहीं है, ये पारंपरिक जड़ों को सींचते हुए आधुनिक तकनीक के आसमान को छूने की एक बहुत ही आक्रामक और सोची समझी रणनीति है। और इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए जिस संवैधानिक आधार का जिक्र स्रोत में किया गया है ना, वो है अनुच्छेद 112। हाँ, अनुच्छेद 112। अब ये कोई सामान्य नागरिक शास्त्र का तथ्य नहीं है। 2026 के संदर्भ में जब हम इसे देखते हैं, जहां सरकार अरबों खरबों रुपए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या एआई जैसी अमूर्त चीजों पर खर्च करने का प्रस्ताव रख रही है, तब इस अनुच्छेद का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है। बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है। हाँ, यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जो भी दिशा तय कर रही है उसकी पूरी जवाबदेही संसद और अंततः देश के लोगों के प्रति बनी रहे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। मतलब जब अर्थव्यवस्था का आकार इतना विशाल हो जाता है और डिजिटल और भौतिक संपत्तियों के बीच का जो अंतर है वो धुंधला होने लगता है, तो पारदर्शिता जरूरी हो जाती है। एकदम सही। तब पारदर्शिता ही सबसे बड़ा हथियार होती है। ये संवैधानिक प्रक्रिया इस बात की गारंटी है कि आर्थिक नीतियां सिर्फ बंद कमरों में ना बने। बिल्कुल। आम जनता के टैक्स का पैसा जिस तरह से भविष्य की इन नई तकनीकों और पुरानी कल्याणकारी योजनाओं के बीच बांटा जा रहा है, उसका पूरा हिसाब पारदर्शी तरीके से सामने आना चाहिए। और जब हम टैक्स की बात करते हैं तो स्रोत का वो हिस्सा बहुत दिलचस्प हो जाता है जहां सीधे तौर पर मध्यम वर्ग को राहत देने की बात की गई है। हाँ, ये एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। आयकर में दी गई ये कटौती केवल आम इंसान की जेब में कुछ अतिरिक्त रुपए छोड़ने की कवायद नहीं है। नहीं, इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। हाँ, आर्थिक नजरिए से मैं कहूंगी कि ये एक कंजम्पशन ड्रिवन, मतलब खपत आधारित वृद्धि को गति देने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। सही कहा। जब मध्यम वर्ग के पास खर्च करने योग्य आय या जिसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं वो बचती है, तो वे बाजार में मांग पैदा करते हैं। बिल्कुल। वे गाड़ियां खरीदते हैं, घरों में निवेश करते हैं, सेवाओं का उपभोग करते हैं। अगर इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो जैसे घर के बजट में सबसे पहले परिवार की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, बुनियादी चीजें, ठीक वैसे ही इस बजट में मध्यम वर्ग, महिलाओं के लिए नई योजनाएं और युवाओं पर विशेषकर उनके कौशल विकास पर प्राथमिक रूप से ध्यान दिया गया है। युवाओं के कौशल विकास का संदर्भ तो 2026 में पूरी तरह से बदल चुका है। हाँ, काफी बदलाव आए हैं। अब बात सिर्फ बेसिक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की नहीं रह गई है। स्रोत इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करते हैं कि युवाओं को एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए, भविष्य की नौकरियों के लिए, हाँ, भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी हमारी युवा आबादी का जो लाभ है, उसे अगर इन नई तकनीकों के साथ नहीं जोड़ा गया तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी इसी आर्थिक रणनीति का एक अहम हिस्सा है। निसंदेह। जब परिवार की महिलाएं वर्कफोर्स में पूरी क्षमता के साथ शामिल होती हैं तो जीडीपी में जो उछाल आता है वो किसी भी अन्य अकेले सेक्टर के योगदान से कई अधिक होता है। एकदम। ये सिर्फ सामाजिक न्याय का विषय नहीं है, ये शुद्ध रूप से एक आर्थिक अनिवार्यता है। लेकिन इस पूरी आधुनिकता और शहरी विकास के बीच कृषि और ग्रामीण विकास का बजट भी प्रमुखता से बढ़ाया गया है। हाँ, ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल।
पीएम किसान योजना के लिए बढ़ा हुआ आवंटन ये साबित करता है कि चाहे हम कितनी भी डिजिटल उड़ान भर लें, देश की बहुसंख्यक आबादी को नजरअंदाज करके कोई भी विकास यात्रा सस्टेनेबल नहीं हो सकती। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी औद्योगिकरण एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। वो पूरक है एक दूसरे के। बिल्कुल पूरक हैं। जब पीएम किसान जैसी योजनाओं से या फिर कृषि के क्षेत्र में निवेश से एक छोटे किसान की क्रय शक्ति बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ गांव की सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। सही बात है। वो किसान जब अपनी खेती के लिए एक नया ट्रैक्टर खरीदता है या घर के लिए कोई उपभोक्ता वस्तु खरीदता है तो शहरों में बैठे कारखानों का उत्पादन भी तो बढ़ता है। एकदम। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार पैदा होते हैं। जीडीपी वृद्धि की असली जड़ें इसी ग्रामीण मांग में गहराई तक बैठी हुई हैं। ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए बिना कोई भी औद्योगिक क्रांति लंबे समय तक नहीं टिक सकती। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत के अगले हिस्से में जिस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन लेन देन और फिनटेक पर फोकस किया गया है, वो बहुत बड़े पैमाने पर है। हाँ, वो इस पारंपरिक ग्रामीण ढांचे के साथ एक अद्भुत कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। बिल्कुल। बजट में रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो भारी फंड आवंटित किया गया है, वो ये स्पष्ट करता है कि देश अब तकनीक का सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं रहना चाहता। हाँ, अब हम सिर्फ तकनीक बाहर से मंगाना नहीं चाहते। सही कहा। डिजिटल इंडिया फंड में जो अभूतपूर्व वृद्धि की गई है, वो वित्तीय समावेशन को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक अलग ही स्तर पर ले जा रही है। ये तकनीकी छलांग वाकई ध्यान देने योग्य है। देखिए, डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक के जरिए वित्तीय समावेशन अब केवल बैंक खाते खोलने तक सीमित नहीं रह गया है। तो अब इसका स्वरूप कैसा हो गया है? आज बात ये हो रही है कि कैसे देश के सबसे दूर दराज इलाके में बैठा एक छोटा व्यापारी या किसान अपने डिजिटल लेन देन के इतिहास के आधार पर एआई संचालित ऐप्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों में वर्किंग कैपिटल लोन प्राप्त कर सकता है। मतलब कागजी कार्रवाई का झंझट खत्म। बिल्कुल। और जब बजट में एआई और रिसर्च पर निवेश किया जाता है तो उसका सीधा लक्ष्य ये होता है कि हम अपनी स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने खुद के समाधान निकालें। हाँ, अपने खुद के एल्गोरिदम और अपने खुद के समाधान विकसित करें। ये देश को वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत दावेदार बनाता है। और ये तकनीकी विकास सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। मतलब स्रोत इस बात पर भी बहुत जोर देता है कि विकास को सस्टेनेबिलिटी यानी सतत विकास के साथ जोड़ा जाए। पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज। बिल्कुल। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हरित ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी इस बजट में भारी प्रावधान है। ये महज पर्यावरण को बचाने की कोई आदर्शवादी बात नहीं लगती, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही आक्रामक आर्थिक गणित छिपा है। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन एनर्जी आज के समय के सबसे बड़ी आर्थिक जरूरतों में से एक है। वो कैसे? देखिए, जब हम नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी को प्राथमिकता देते हैं तो हम एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रहे होते हैं। अच्छा। पहला, हम जलवायु परिवर्तन को लेकर अपने वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करते हैं, जो आज विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बहुत जरूरी हो गया है। और दूसरा मोर्चा? और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम कच्चे तेल के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करते हैं। हाँ, तेल का आयात तो बहुत महंगा पड़ता है। ऊर्जा आयात का बिल हमारे खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ होता है। इसे कम करने से जो विदेशी मुद्रा बचती है उसे देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये ऊर्जा सुरक्षा के जरिए आर्थिक संप्रभुता हासिल करने का एक तरीका है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो स्रोत ये भी बताते हैं कि रेलवे में निवेश में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। रेलवे हमेशा से देश की लाइफलाइन रही है। बिल्कुल। और साथ ही मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भारी जोर दिया गया है और रक्षा बजट को भी बढ़ाया गया है। अब देखिए, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें अक्सर आम चर्चाओं में पीछे छूट जाती हैं, लेकिन एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए सड़क, रेल और जल मार्ग का ये एकीकरण ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। भारत में माल ढुलाई या लॉजिस्टिक्स की लागत ऐतिहासिक रूप से विकसित देशों के मुकाबले बहुत अधिक रही है। और इसका असर सीधा चीजों के दामों पर पड़ता है। एकदम सही। इसका सीधा असर हमारे उत्पादों की कीमतों पे पड़ता है, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछड़ जाते हैं। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का उद्देश्य इसी लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। जब माल बिना किसी रुकावट के पोर्ट से सीधे ट्रेन और फिर ट्रकों के जरिए कारखानों या बाजारों तक पहुंचता है, तो समय और पैसा दोनों बचते हैं। और रक्षा बजट के बारे में आपका क्या विचार है? जहां तक रक्षा बजट में वृद्धि की बात है
तो ये सिर्फ सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है। तो इसका और क्या पहलू है? आज रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा घरेलू स्तर पर हथियारों और उपकरणों की खरीद के लिए आरक्षित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि रक्षा क्षेत्र अब देश के भीतर विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग को एक बहुत बड़ी गति दे रहा है। बिल्कुल गति दे रहा है। और विनिर्माण से सीधा जुड़ाव मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन का है, जिसे इस बजट में प्रबल समर्थन मिला है। हाँ, ये दोनों बहुत अहम योजनाएं हैं। स्रोत के अनुसार स्टार्टअप्स को टैक्स में भारी छूट दी गई है और एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन की सुविधाएं काफी आसान और व्यापक बनाई गई हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। तो इस सब का क्या मतलब है? देखिए, मतलब इन नीतियों का जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? इस पूरे इकोसिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। एमएसएमई सेक्टर यानी जो हमारे छोटे और मंझोले उद्योग हैं, वो हमारे देश में रोजगार पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। कृषि के बाद, सही कहा। बड़ी बड़ी कंपनियां शायद उतना रोजगार ना पैदा कर पाएं जितना देश भर में फैले ये छोटे उद्योग करते हैं। बिल्कुल। जब इन उद्योगों को आसानी से और कम ब्याज पर लोन मिलता है तो वे नई तकनीक अपनाते हैं, अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं और जाहिर है नए लोगों को काम पर रखते हैं। एकदम सही। दूसरी तरफ स्टार्टअप्स को दी जाने वाली टैक्स छूट उन्हें वो शुरुआती ऑक्सीजन देती है जो किसी भी नए इनोवेशन को पनपने के लिए चाहिए होती है। शुरुआती मदद बहुत जरूरी है। स्टार्टअप्स नए विचार लेकर आते हैं और एमएसएमई सेक्टर उन विचारों को बड़े पैमाने पर विनिर्मित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन प्रदान करता है। यानी ये एक दूसरे पर निर्भर एक पूरी औद्योगिक श्रृंखला है। बिल्कुल। सरकार सिर्फ कंपनियों को पैसे नहीं बांट रही है, बल्कि एक ऐसा माहौल तैयार कर रही है जहां एक स्टार्टअप का आइडिया एमएसएमई की मैन्युफैक्चरिंग ताकत के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करे जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा सके। हाँ, और यही आत्मनिर्भर भारत का असली अर्थ है। सही कहा। ये दुनिया से कटने या अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे बंद करने की नीति नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक अपरिहार्य हिस्सा बनने की रणनीति है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण में वैश्विक मानकों के उत्पाद बनाते हैं तो हमारा निर्यात बढ़ता है। और जब निर्यात बढ़ता है तो वो अपने साथ आर्थिक स्थिरता और बड़े पैमाने पर रोजगार लेकर आता है। ये वाकई बहुत ही शानदार और स्पष्ट नजरिया है। अब अगर हम इस विस्तृत चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो इस विश्लेषण के मुख्य निष्कर्ष बहुत साफ हैं। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि बजट 2026 का मुख्य लक्ष्य सिर्फ वर्तमान की चुनौतियों को टालना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि समग्र आर्थिक विकास और एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। इस पूरे दस्तावेज का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि ये किसी भी तरह से रक्षात्मक या बचाव की मुद्रा वाला बजट नहीं है। तो इसे कैसे देखा जाना चाहिए? ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट है जो आत्मविश्वास से भरी हुई है। ये निवेश को आमंत्रित कर रहा है, स्टार्टअप्स के लिए जोखिम लेना आसान बना रहा है और भविष्य की तकनीकों को अपना रहा है। बिल्कुल, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन एनर्जी को अपनाकर दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। ये बजट स्पष्ट रूप से भारत को एक विकासशील राष्ट्र की मानसिकता से निकालकर एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में धकेल रहा है। और ये बात उन सभी लोगों को समझनी चाहिए जो आज इस चर्चा को सुन रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये केवल अर्थशास्त्रियों की बड़ी बड़ी बैठकों में इस्तेमाल होने वाले भारी भरकम शब्द नहीं है। इन नीतियों का सीधा असर आम इंसान के भविष्य पर पड़ने वाला है। एकदम सीधा असर पड़ेगा। जब आयकर में कटौती होती है तो उसका सीधा असर लोगों के घरेलू बजट पर पड़ता है। जब नई स्किल इंडिया नीतियां आती हैं तो वे युवाओं के लिए करियर के नए दरवाजे खोलती हैं। बिल्कुल। और जब डिजिटल, एआई और इलेक्ट्रिक वाहनों के सेक्टर में इतना बड़ा निवेश होता है तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि आने वाले कल की नौकरियां, व्यापार के अवसर और ग्रोथ इन्हीं क्षेत्रों में है। सही बात है। इन बदलावों के साथ खुद को अपग्रेड करना अब एक विकल्प नहीं रहा, बल्कि एक जरूरत बन गया है। नीतियां चाहे कितनी भी बेहतरीन क्यों न हो, उनकी सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करती है कि आम नागरिक उन अवसरों को कैसे पहचानता है और उनका लाभ कैसे उठाता है। अवसर को पहचानना सबसे जरूरी है। ये बजट भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर पेश कर रहा है। जो लोग इस बदलते हुए आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य के हिसाब से अपने कौशल को निखारेंगे, वे इस विकास यात्रा का सबसे अधिक लाभ उठाएंगे। इस चर्चा ने वाकई स्रोत के पन्नों में छिपे उन विजनरी विचारों को सामने रखा है जो आमतौर पर बस आंकड़ों की भीड़ में कहीं खो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हर अच्छी चर्चा की तरह इसे खत्म करने से पहले हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जो इस स्रोत से ही निकल कर आता है, लेकिन सोचने का एक बिल्कुल नया आयाम खोलता है। वो क्या है?
हमने देखा कि बजट में एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी जोर दिया गया है। और दूसरी तरफ ग्रामीण विकास और कृषि को प्राथमिकता दी गई है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल। क्या भविष्य का ये हाईटेक और डिजिटल भारत हमारे पारंपरिक ग्रामीण ढांचे के साथ बिना किसी रुकावट के जुड़ पाएगा? ये सोचने वाली बात है। या फिर एआई और आधुनिक तकनीक ही भविष्य की खेती और गांवों की तस्वीर पूरी तरह से बदल के रख देंगी? क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां खेत में ट्रैक्टर चलाने के साथ साथ ड्रोन ऑपरेटर होना और एआई आधारित मौसम तथा मिट्टी का डेटा विश्लेषण करना एक आम किसान की रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाएगा? यह एक बहुत ही दिलचस्प संभावना है। हम सबको इस विचार पर खुद मंथन करना चाहिए। क्या ये दोनों दुनिया आपस में एक दूसरे के लिए चुनौती बनेंगी या मिलकर एक नया, अनूठा और अभूतपूर्व भारत बनाएंगी? समय ही बताएगा। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा का समापन करते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।